हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। अविनाश, अमित, धीरज। एक दो बच्चे कह रहे क्लास नहीं चल रही है। एक बार भाई बताना मुझे आप। प्रज्ञा, शिवी, अविनाश, ललित। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो एक कमेंट कर देंगे। एक दो बच्चे कमेंट आ रहा है लाइव नहीं हो पा रहा है। हम्म। धीरज कह रहे हैं ओके है। मुरारी कह रहे हैं अनडिफाइंड। हेलो। चल रही है क्लास, चल रही है, क्लियर है, ओके ठीक है। अच्छा भाई, आज की जो क्लास है हमारी, इसमें पहले हम कुछ बच्चों के नाम बोल देते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन, गोलू, संदीप, ऋतिक, ललित, राम मोहन, धीरज, अमित, अभिलाषा, अभिलाष सॉरी, दीक्षा, जीतू, विक, विराट, सुमोन, रितेश, सभी को नमस्कार। बाकी और बच्चे जो लगातार कमेंट कर रहे हैं उन्हें भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी इतने समझदार हैं कि सभी का नाम लेना संभव नहीं है, तो कोई बच्चा ऐसे अन्यथा ना ले कि उसका नाम नहीं लिया गया है। बाकी जब मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा तो हो सकता है कि उसका नाम तब आ जाए, तो इस समय बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, पिछली क्लास के अंदर हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के अंदर प्रकाश के अपवर्तन में बच्चे मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट जब बच्चे अपना मीडियम चेंज करती है, उस इवेंट को, उस घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। याद होगा आपको कि लाइट मान लो कि एक से दूसरे मीडियम में गई, तो मीडियम चेंज करना ही रिफ्रैक्शन अपवर्तन हो गया। फिर आप कहेंगे सर जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो उस समय कुछ चीजें होती हैं। जैसे जब लाइट मीडियम चेंज करेगी, तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, मैंने आपके लिए पहले फोटो बना दिया है कि जब लाइट बच्चे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, या तो नॉर्मल अभिलंब के नजदीक आएगी, या लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो मैंने कहा था वो नॉर्मल अभिलंब से दूर हटेगी। ये बातें हम कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या आपको इतना याद है कि लाइट बच्चे, जो लाइट आती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। हिंदी वालों के लिए आपतित किरण है इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, अभिलंब कहते हैं हिंदी में से। और यह रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, जो दूसरे मीडियम में गई। अब हमें ये समझना है, याद करना है, ये पिछली क्लास का रिवीजन हो जाएगा एक आपका, कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई और नॉर्मल के नजदीक आई। तो लाइट अगर नजदीक आई है तो किस मीडियम में गई होगी? आप समझ गए होंगे, डेंसर मीडियम में गई होगी, सघन माध्यम में। और चली कहां से होगी बेटा? रेरर से, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से चली होगी। अच्छा, यहाँ पे लाइट दूर हटी है, यानी कि लाइट गई होगी रेरर विरल माध्यम में, दूर हटी है विरल माध्यम में, वीरान एरिया में गई होगी। और चली कहां से होगी? डेंसर से, सघन से। मैं क्लास में इतना मान के चल रहा हूं कि आपको पिछली क्लास की इतनी बातें याद हैं। अच्छा, उसके बाद में मैंने आपको एक लाइन और बताई थी कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, जब लाइट अपना माध्यम चेंज करती है, तो उसका कलर और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते। लाइट अगर मीडियम चेंज करेगी तो कलर और फ्रीक्वेंसी, रंग और आवृत्ति को छोड़कर बाकी अदर चीजें बदल जाएंगी। जैसे जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अब आई और आर बराबर नहीं रहेंगे। आई और आर बराबर कब होते हैं? परावर्तन में, रिफ्लेक्शन में। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता भी उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि सारा का सारा प्रकाश दूसरे मीडियम में नहीं घुसता, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी होता है, तो उसकी इंटेंसिटी भी वो नहीं रहेगी। तीसरा मैंने आपको एक बताया था कि लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि लाइट सघन माध्यम में धीरे चलती है और विरल माध्यम में तेज चलती है, तो लाइट की स्पीड भी वो नहीं रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा कलर फ्रीक्वेंसी को छोड़कर। आई होप कितना रिविजन पिछली क्लास का आपके लिए इनफ होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जैसे हमने रिफ्लेक्शन, परावर्तन में, कह रहा सर आवृत्ति बता दो। देखो थोड़ा वो तो मैं मान के चलता हूँ भाई, क्लास में आपको बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है तो उसके लिए आप एक काम करना, मैं एक वेव वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तरंग वाला। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा, जिनका बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है, उसमें आप वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, वेव की वेलोसिटी, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसकी पिच क्या होती है, उसका लाउडनेस क्या होता है, ये सारे शब्द आप वेव वाले चैप्टर में पढ़ लेना तब, ठीक है। हालांकि सारी 9-10 तक की बातें, बहुत हल्की हल्की बातें आपको आनी चाहिए, नहीं आ रही कोई बात नहीं, वेव चैप्टर में आपको सारी टर्मोलॉजी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ बताने लगूंगा बीच में तो फिर हम चैप्टर से भटक जाएंगे। बहुत ही शॉर्टकट में बताऊंगा, तो अगर आपको पहले से ही नहीं पता तो फिर आपको और ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक।
अच्छा, अब हम बच्चे जैसे हमने रिफ्लेक्शन के नियम पढ़े थे कि आई आर के बराबर होता है, ऐसे हम रिफ्रैक्शन के नियम पढ़ने वाले हैं, तो लिखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। कोशिश कर रहा हूं थोड़ा साफ साफ सा लिखूं, हालांकि राइटिंग उतनी सुंदर नहीं है, पर इसे सुंदर बनाने की कोशिश पूरी की जाएगी। सर ये क्वेश्चन कल आईसीआर में पूछा था कि कांच में जाने पर वो नॉर्मल से दूर जाएगी या नियर, तो दीपिका तुमने क्वेश्चन कर दिया होगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा दिया था। मान लो लाइट जो है एयर से कांच में जा रही है, तो कांच मैंने कहा था बच्चे सॉलिड अगर आपको दिखे तो डेंसर मीडियम होगा, तो यानी कि लाइट जा रही है रेयर से डेंसर में, तो लाइट क्या करेगी, नॉर्मल के नजदीक आएगी। तो दीपिका को देखो पिछली क्लास का पढ़े क्वेश्चन का फायदा हुआ। अरे सही क्या नहीं किया आपने, एक आईसीआर का एक क्वेश्चन और पेपर चल रहा है ना अभी, हालांकि वो थोड़ा टेक्निकल पेपर है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें। एक क्वेश्चन आसान आया कि लाइट अगर प्रकाश हवा से कांच में जाए, लाइट अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो नॉर्मल के नजदीक आएगी। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं अभी भी, ये ग्रुप डी में पिछली बार आ गया था ऐसा क्वेश्चन की लाइट नजदीक आना दूर जाना, ये हम बता देते हैं बच्चों को। चलो अभी भी आ रहे हैं, बढ़िया है। तो एक चीज और देखना, जो भी मैंने क्लास में आज तक लिखवाया है, जो भी नोट्स बने हैं ना, उनमें से आप एक भी लाइन को हटा नहीं सकते कि ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है। मैं पढ़ाता हूँ क्लास में इस हिसाब से कि बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हर एक लाइन जो भी हम लिखेंगे वो समझो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं सोचना कि कुछ भी चीज आपको फालतू ज्ञान के लिए दी जा रही है। हाँ, अगर आप केवल एसएससी का पेपर दे रहे हैं फिर तो आपके लिए ज्ञान की बात है, क्योंकि एसएससी के पेपर में तो एक दो क्वेश्चन आएगा अपने सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का एक दो आता है एसएससी के पेपर में, तो वहां पे आप इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा हो सकता है। लेकिन आप और पेपर दे रहे हैं सीडीएस का, उसमें 10-11 क्वेश्चन आते हैं अपने सब्जेक्ट के, तो वहां पे आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप एनडी का पेपर दे रहे हैं 25 क्वेश्चन है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई बार पेपर वाइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप कभी भी एक फॉर्म नहीं भरते। जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आप 7-8 फॉर्म कम से कम भरेंगे अगले 1-1.5 साल में। तो हो सकता है कि किसी पेपर में कोई सा क्वेश्चन मिला, किसी पेपर में कोई सा क्वेश्चन मिला, तो ऐसे करते 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 आपके लिए बहुत सारे एक ही सब्जेक्ट कई क्वेश्चन का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखना, रिफ्रैक्शन के बच्चे हम नियम अपवर्तन के हम नियम देखते हैं। रिफ्रैक्शन के बच्चे जो फर्स्ट लॉ है, ये तो बिल्कुल रिफ्रैक्शन परावर्तन की तरह है। रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन का पहला नियम याद आ रहा है आपको? रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या होता था बच्चे? परावर्तन का पहला नियम याद करो कि इंसिडेंट रे आपतित किरण, नॉर्मल अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही प्लेन एक ही तल में होते हैं, हमने पढ़ा था ना। सेम ऐसे यहां पर भी है, इंसिडेंट रे आपतित किरण, ये नॉर्मल अभिलंब और रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। और एक ही प्लेन का मतलब मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको याद हो कि अगर ये इंसिडेंट रे बोर्ड के साथ चिपक के आई है तो रिफ्रैक्टेड रे भी बोर्ड के साथ चिपक के ही निकलेगी। ऐसे नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो बोर्ड से चिपक के आई और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ जाए, बोर्ड से बाहर आ जाए ना। ये तीनों क्या होंगी? एक ही प्लेन में एक ही तल में होंगी। तो पहला हम ये लिखेंगे, रिफ्रैक्शन का पहला नियम है इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in a same plane। हिंदी में लिखेंगे आपतित किरण कोमा अभिलंब और अपवर्तित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। हालांकि इसकी पूछने की संभावना कम है पेपर में इस वाले नियम की। दूसरा वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के लिए। रिफ्रैक्शन के जो बच्चे सेकंड नियम है, हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। अब से थोड़ा ध्यान समझना भाई, टाइम से आया करो, राम राम जी करने मत आया करो 2-2:30 बजे,
2:15 की क्लास में 2:15 बजे आया करो। फिर बच्चे कहते हैं गुरुजी आप गुस्सा हो जाते हो। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा बिल्कुल एक्टिव मोड में रहे। कर रहे हो पैसे खराब करवा लोगे। 2:15 की क्लास में 2:27 पे राम राम जी याद आ रहा है इसे। तो सेकंड नियम क्या है रिफ्रैक्शन का? बच्चे रिफ्लेक्शन का सेकंड नियम तो बड़ा आसान था। रिफ्लेक्शन के सेकंड नियम में क्या था बेटा कि लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। आई और आर बराबर थे वहां तो। लेकिन आपको पता है जब लाइट मीडियम बदलती है यानी जब रिफ्रैक्शन अपवर्तन होता है, मीडियम बदलना यानी कि रिफ्रैक्शन अपवर्तन, तो यहां लाइट नजदीक आ रही है तो आर की वैल्यू आई से छोटी है। इस वाले केस में लाइट दूर हट रही है तो आर की वैल्यू आई से बड़ी है। तो आई आर तो यहां बराबर नहीं है। तो फिर इनके बीच में क्या संबंध है? इनके बीच में जो संबंध है वो हमें दिया स्नेल साहब ने। स्नेल ने कहा कि भाई यहाँ पे आई आर बराबर नहीं, तो इनके बीच में एक संबंध है कि जो आई और आर है इनके साथ में आप साइन लगाओ। तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है ना बच्चे, इस ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एक नियतांक आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा आप खुद भी सोच लो, देखो कांस्टेंट क्यों आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे इस वाले केस में मैंने ऐसा एग्जांपल मान लिया कि आई की वैल्यू 45 डिग्री है और आर छोटा होना चाहिए, तो आर की वैल्यू मैंने 30 मान ली। ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो साइन आई और साइन आर का अगर बच्चे मैं रेशियो निकाल लूंगा तो आप देखो साइन आई आई कितना है 45 डिग्री और आर कितना बच्चे 30 डिग्री। तो साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो √2 आया। तो ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई। और न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी जब भी आप साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालोगे तो रेशियो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। भाई साइन 45 का मान 1/√2, ये आपको पता होना चाहिए, इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। साइन 30 होता है 1/2, तो सोल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है तो कांस्टेंट है। तो स्नेल ने कहा कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगा, एक नियतांक होगा। अब मामला इसके बाद स्टार्ट होता है। अब ये साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बच्चे हम लिखते हैं एन, एन से। इस कांस्टेंट को लिखते हैं हम एन से। तो हमारा बन गया साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू एन। अब ये एन यहां पर क्या बोला है, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को बच्चे एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इस एन को हम कहते हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब क्या है बताऊंगा, पहले आप लिखेंगे यहां एन का मतलब क्या बच्चे, हिंदी वाले बच्चे लिखना। एन का मतलब है यहां पे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मैं हिंदी वालों के लिए यहां लिख देता हूं, दोबारा खोल दूंगा उसे। एन का मतलब यहां पे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। आपको सर इतना भारी भरकम सा शब्द लिख दिया आपने, ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले तो मैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं पता, उसका चलो पता चल भी गया। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के रेस्पेक्ट में। ये तो कुछ और माहौल क्रिटिकल सा हो गया है। एक काम करो, फिलहाल के लिए आप इस लाइन को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अभी केवल आप याद रखो कि रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम है जो हमें स्नेल ने बताया। स्नेल ने कहा कि साइन आई आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को मैं एन से लिख रहा हूं, एन से। और ये जो मैंने एन का इतना लंबा चौड़ा नाम लिखा है, इस बात को मैं भी डिटेल में समझेंगे कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और दूसरे माध्यम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो उसे भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रुक जाओ भाई विक्रम, सब बताएंगे। दीपिका कह रही है सर इससे भी क्वेश्चन था। देख मैं बता दूंगा अभी क्या क्वेश्चन आया होगा। 2-4 ही वैरायटी आती है इससे। आप देखना कि क्लास में आपको पढ़ाया गया कि नहीं, क्योंकि वो तो ऑनलाइन पेपर था, मैंने तो देखा नहीं है। इसमें आपसे या तो पूछा होगा उसने रेफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड पूछ ली होगी,
ये आपसे पूछा होगा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एक कैसी यूनिट है, या रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पर किस चीज का इफेक्ट पड़ता है, दो चार ये क्वेश्चन बनते हैं इससे, वो सारे डिस्कस करेंगे अभी हम, उसे देखो यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखना ध्यान से, अभी हमने पढ़ा साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट है, उसे मैंने एन से लिखा, ठीक है। स्नेल की स्पेलिंग कैसे लिखे, SNELL, स्नेल, एन है ये, स्नेल्स लो, स्नेल्स लो, स्नेल का नियम ऐसे लिखेंगे, स्नेल, स्नेल्स लो, स्नेल का नियम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कोई कमेंटबाजी मत करना, अब थोड़ा माहौल को हम गंभीरता की तरफ लेके जा रहे हैं। देखो अब मैंने कल पिछली क्लास में आपको थोड़ा सा बहका दिया कि अगर आपको पता करना हो कि कौन सा मीडियम डेंसर है, अरे भाई विक्रम तू क्या बुद्धिहीन है क्या कुछ, अभी बोला कि 2 मिनट रुक जा, बता रहे हैं, एक ही कमेंट चिपकाया जा रहा है बार बार। अब पिछली क्लास में मैंने आपसे बोला कि कोई मीडियम डेंसर है या रेयर है, सघन है या विरल है, हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा कि अगर आपको सोलिड दिखे, ठोस दिखे, तो सबसे डेंसर मीडियम होगा सोलिड। सोलिड अगर ऑप्शन में नहीं दिखा तो फिर हम लिक्विड को, तरल को डेंसर मान लेंगे, लिक्विड भी नहीं दिखा तो गैस को, और फिर लास्ट में आता है वैक्यूम निर्वात। लेकिन यहाँ पे समस्या कहां पे आ जाएगी, समस्या यहां पर आएगी अगर मैं आपको लिक्विड के ही 2-3 ऑप्शन दे दूं, जैसे मैंने दे दिया केरोसिन, जैसे मैंने आपको दे दिया वाटर, तो आप फंस जाओगे कि केरोसिन भी लिक्विड है और पानी भी, तो किससे ज्यादा डेंसर बताएं हम। ऐसे अगर आपको सोलिड के 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएं तो माहौल कैसे बनेगा। तो इस सारी चीजों को समझने के लिए हम एक काम करने वाले हैं, उसे ध्यान समझना। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक जो है ना, इसकी वैल्यू आपको बताएगी कोई मीडियम डेंसर है कि रेयर है। अगर मैं आपको 2 मीडियम दे दूं और मैं कह दूं कि इस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक 5 है और इसका 2 है, तो आप समझ जाना कि जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो मीडियम डेंसर सघन कहलाएगा। जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई 5-6 मीडियम है, एक का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 2, किसी का 5, किसी का 15, किसी का 50, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा मीडियम ज्यादा सघन, यानी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको यह बताने में हेल्प करेगी कि कौन सा मीडियम सघन है, कौन सा विरल। पर आपको केवल 2-4 ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स याद करने हैं, हमारे काम के केवल वो 2-4 ही है। उनमें से एक हरियाणा में भी पूछा था शायद कांस्टेबल के पेपर में कि हीरे का, डायमंड का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। पिछली बार ग्रुप डी में क्वेश्चन आ गया था कि एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। नॉर्मली पेपर में वाटर का, पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा पूछते हैं, तो मैं 2-4 के लिखवा दूंगा। तो जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो मीडियम ज्यादा सघन, जिसका कम वो कम होगा। तो हम लिखेंगे हम एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, जिसे हम कई बार शॉर्टकट में केवल रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ही कहेंगे। एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बच्चों कुछ आप याद रखना, सबसे कम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वैक्यूम का, निर्वात का 1। वैक्यूम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बच्चे हम 1 ले लेते हैं, ये रेफरेंस है हमारा कि वैक्यूम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने 1 ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि वैक्यूम तो बिल्कुल खाली जगह है और लाइट सबसे तेज वैक्यूम के अंदर भागती है, तो वैक्यूम तो बिल्कुल ही खाली जगह है। सबसे कम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो वैक्यूम का होगा। हर एक मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वैक्यूम से ज्यादा ही होना है। भाई सबसे ज्यादा डेंसर कौन होता है, सोलिड, फिर लिक्विड, फिर एयर, और फिर लास्ट में नंबर आता है वैक्यूम का। तो वैक्यूम से ज्यादा ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा दुनिया के हर मीडियम का। तो वैक्यूम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने ले लिया 1। अगर बच्चे मैं यहाँ पे लिखूं आपके सामने एयर का, जो ग्रुप डी में आया था पिछली बार, एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो एयर है, इस एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी वैक्यूम के मुकाबले एयर ज्यादा डेंसर, ज्यादा सघन हो गई है। जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो मीडियम ज्यादा डेंस, ज्यादा सघन कहलाएगा। इसका होता है 1। अगर हम बच्चे बात करें जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है पानी का, पानी का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। इसे सोल्व करेंगे तो 1.33 आएगा। तो पानी जो है हवा से ज्यादा सघन दिख रहा है आपको। जिस मीडियम का अपवर्तनांक ज्यादा, वो मीडियम ज्यादा सघन, ज्यादा डेंसर। अगर बच्चे हम बात करें केरोसिन की, केरोसिन का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1.41। यानी जो केरोसिन है, समझ रहे हो, केरोसिन जो है पानी की अपेक्षा ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है। यानी कि केरोसिन का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी केरोसिन में लाइट धीरे चलेगी पानी की अपेक्षा।
बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि केरोसिन तो पानी से हल्की होती है, तो केरोसिन पानी के ऊपर तैर जाती है, तो उन्हें लगता है कि केरोसिन हल्की है, पानी के ऊपर तैरती है, तो उन्हें लगता है कि केरोसिन जो है ऑप्टिकली डेंसर नहीं होता होगा पानी की अपेक्षा। भाई वो डेंसिटी अलग है, कोई चीज भारी है हल्की है उसे कहते हैं मास डेंसिटी। कोई चीज तैरेगी डूबेगी, तो जो चीज हल्की होगी वो तैरती है। तो यहां पर जो हम डेंसर या रेरर मीडियम की बात कर रहे हो, हम ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेरर, प्रकाशिक सघन या प्रकाशिक विरल माध्यम की बात कर रहे हैं हम, प्रकाशिक सघन या विरल की। तो प्रकाशिक सघन माध्यम का मतलब यह है कि केरोसिन अगर ज्यादा सघन माध्यम है, यानी केरोसिन में लाइट धीरे चलेगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना कि जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट धीरे चलती है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा, उस माध्यम में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। तो केरोसिन में लाइट धीरे चलती है पानी की अपेक्षा, क्योंकि केरोसिन का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो मीडियम ज्यादा ऑप्टिकली ज्यादा प्रकाशिक सघन। बात समझ रहे हो? तो केरोसिन ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा है, प्रकाशिक सघन माध्यम है केरोसिन पानी की अपेक्षा, यानी केरोसिन में लाइट धीरे चलेगी। किसकी अपेक्षा? पानी की। अगर बच्चे मैं बात करूं नॉर्मल कांच की, तो कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, सोल्व करेंगे तो यानी कि 1.5। हालांकि अलग अलग टाइप के कांच का अलग अलग होता है, पर नॉर्मली हम 1.5 ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान रहती है। तो बच्चे हम डायमंड की बात करें जो अभी हरियाणा में आया, इसका होता है 2.42 डायमंड का। या ग्लिसरीन जो होता है ना, ग्लिसरीन का भी 1.5 ही रहता है, ग्लिसरीन का भी चाहो तो लिख लो 1.5 ग्लिसरीन का। डायमंड का होता है 2.42। आपको बस ज्यादा ज्यादा इतने याद रखने हैं, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो एक आध और लिख सकते हो। सिलिकॉन का होता है 3.9, जर्मेनियम का होता है 4। ठीक। तो पेपर में नॉर्मली आपसे अगर कोई आपको बहुत ही कम याद करने हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए कि वैक्यूम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 है। एयर का भी याद करना है, पानी का, केरोसिन, ग्लास, डायमंड, ग्लिसरीन। ये शुरू के 5-6 याद कर लेना, बाद के 2 आप छोड़ सकते हो। ये बाद के मैंने 2 किसी वजह से लिखवाए हैं, वो वजह भी आएगी। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि डायमंड जो है, हीरा जो है, ये एक सघन माध्यम है कि विरल? एल्कोहल का भी इसके आसपास ही होता है 1.4 के आसपास। एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि आप ये बताओ कि डायमंड जो है ये एक डेंसर मीडियम है कि रेरर, ये सघन माध्यम है कि विरल? सुरभि कह रही है, सुबी कह रही है समझ नहीं आ रहा। तो इससे और आसान तरीके से नहीं बताई जा सकती चीजें। नहीं आ रहा तो आप क्लास बंद कर सकते हो। आपने पहले कभी पढ़ाई नहीं किया, मेहनत नहीं किया, इससे आसान तरीका नहीं है इस टॉपिक को समझने का। ये आपने पहले क्लास नहीं ली है, मुंह उठा के चले आए चलती हुई क्लास में, तो उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है कि जब मन करेगा लाइव क्लास में चले आओगे। एक धीरज का आंसर हमारे पास में आया। क्वेश्चन ये है कि डायमंड एक डेंसर मीडियम है कि रेरर, सघन है कि विरल? शिवी ने बड़ा सुंदर लिखा एक चीज जिसका मैं जानना चाह रहा था। ऋषिक, दीक्षा, धीरज, इन सबका गलत है। कमल ने एक अच्छी बात लिखी है, अनुज का भी गलत है। देखो जितने बच्चे कह रहे हैं कि डायमंड एक सघन माध्यम है, उन सबका गलत है। जो कह रहे हैं कि डायमंड एक विरल है, रेरर है, उनका भी गलत है। भैया आप एक चीज बताओ, मैंने पूछा कि डेंसर मीडियम है कि रेरर, तो आप एक चीज पूछोगे कि सर डायमंड कैसा मीडियम है, आप ये बताओ किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में पूछना चाह रहे हो। अगर आप डायमंड की बात करें, डायमंड ग्लिसरीन, ग्लास, केरोसिन, वाटर, एयर, वैक्यूम, इन सब के रेस्पेक्ट में तो ये डेंसर है। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम के रेस्पेक्ट में एक रेरर विरल माध्यम है। भाई जब भी आप किसी मीडियम को डेंसर या रेरर कहते हो, कोई मीडियम को आप सघन या विरल कहते हो, कि कोई माध्यम सघन है कि विरल है, आपको कहना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष बात कर रहे हो। आप कभी ये नहीं कह सकते कि पानी एक विरल माध्यम है, सघन माध्यम है। आपको बोलना पड़ेगा कि पानी एक डेंसर मीडियम है, एयर वायु के कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में तो सघन है, लेकिन वाटर अगर हम केरोसिन से कंपैरिजन करेंगे तो एक विरल माध्यम है। ये हमेशा रेस्पेक्ट में चलता है, किसके सापेक्ष बात की जा रही है, ऐसे ऐसे समझो। तो मान लो कि मैं पूछूं भाई आपकी गली में एक गुप्ता जी रहते हैं, ये कैसे आदमी है, गरीब है कि अमीर है? आपको सर जी बड़े अमीर आदमी है, इनके पास तो एक स्कूटर भी है, यानी कि एक दुकान भी है परचून की, बढ़िया चलती है वो।
भीड़ सी लगी रहती है सुबह शाम तक, और मकान भी है इनका 70-80 गज का शहर के अंदर। मैंने अच्छा, और मैंने ये जो गुप्ता जी जो हैं, ये आपके जो मोहल्ले के ये जो चौधरी साहब जो मेंबर हैं, जो वार्ड मेंबर हैं, उनके सामने कैसे हैं, गरीब के अमीर? अरे वगैरह चौधरी साहब तो सर जी उनके पास तो गाड़ी वाड़ी है, वो ज्यादा अमीर आदमी है। मैंने चौधरी साहब जो है ये आपके एमएलए के सामने कैसे हैं? बोलो सर जी एमएलए साहब की तो फैक्ट्री चलती है, वो और ज्यादा अमीर है। अच्छा, एमएलए साहब जो मंत्री जी हैं आपके यहाँ के, कृषि मंत्री, उसके सामने अरे सर जी कृषि मंत्री के तो पता नहीं कितना हिसाब किताब है, कुछ पता ही नहीं है, वो और ज्यादा अमीर है। अब मैं कहूंगा कि और ये कृषि मंत्री टाटा बिरला के सामने, अरे सर टाटा बिरला का तो अलग ही माहौल है, और अंबानी के सामने। यानी आप कोई आदमी को जब गरीब या अमीर कहते हो ना, तो किसी के रेस्पेक्ट में कहते हो, किसी के रेस्पेक्ट में। भाई इस विक्रम को जब पहले से करना तो बहाने दो से क्लास से, ये कर रहा मूड खिलाफ खराब क्लास के अंदर। मिनट रुकना, इसने बहुत पढ़ाई कर ली, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। एयर क्या है, कांच क्या है, ये फालतू की बातें लिख रहा बहुत देर से। अब ये बस अपना लिखता रहना बेटा अपने घर में अकेले बैठ के, अब ठीक है। तो जब भी आप ये कहते हो कि कोई व्यक्ति अमीर है, तो आप हमेशा रेस्पेक्ट में कहते हो कि आपके पास तो साइकिल है तो आपको स्कूटर वाला अमीर लग रहा है, जिसके पास गाड़ी है तो स्कूटर वाले को गाड़ी वाला अमीर लग रहा है, फिर गाड़ी वाला भी देख रहा है कि जिसके पास रेंज रोवर है और ज्यादा अमीर है। तो हमेशा रेस्पेक्ट में चल रहा है। आप ये नहीं कहते कि ये व्यक्ति अमीर या गरीब, वो हमेशा किसी के सापेक्ष, किसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो ऐसे कोई मीडियम सघन है या विरल हो किसी के सापेक्ष। तो अगर किसी मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर ज्यादा है तो मीडियम सघन हो गया, और उस मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर कम है तो इसका मतलब हो गया कि वो विरल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा चलेगा रेस्पेक्ट में। अच्छा, जब ये पेपर में आपसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछे जाते हैं तो एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछे जाएंगे। यानी समझ लो कि इसके पास कितनी संपत्ति है, एग्जैक्ट 1 रुपया है, इसके पास एक से थोड़ा ज्यादा, इसके पास 1.33 रुपए हैं, इसके पास इतने रुपए हैं, इसके पास इतने, इसके पास इतने, इसके पास इतने इतने, इनके पास ये संपत्ति है। तो इसकी संपत्ति इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा, तो ये अमीर हो गया इनके सापेक्ष, लेकिन इसकी संपत्ति इसके सापेक्ष का मैं तो विरल माध्यम हो गया। इतना काफी होना चाहिए समझने के लिए। अब देखो, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, क्या मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to वाटर। हिंदी में लिखेंगे जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच यानी कि ग्लास, कांच का अपवर्तनांक बताइए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। देखो मैंने आपसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा कांच का, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं पूछा। मैंने नहीं पूछा कि कांच के पास कितनी संपत्ति है, मैंने पूछा कि कांच के पास कितनी संपत्ति है, कितने गुना संपत्ति है पानी की अपेक्षा। ये कुछ ऐसा समझ लो। तो जैसे अभी मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो आप फील समझ जाओगे। इस बार जो बच्चे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा कि कांच का एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताओ, निरपेक्ष अपवर्तनांक वो वैल्यू तो आपको पता है 1.5। इसने बोला कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताओ ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में। अब यहां पे बड़े ध्यान समझना बात को। आपसे बच्चे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका पूछा गया, कांच का। देखो जिसका भी रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा जाए उसका एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक आप ऊपर लिखेंगे। आपसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका पूछा गया बेटा, ग्लास का, तो ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा गया, उसे आपने लिखा ऊपर। किसके रेस्पेक्ट में पूछा, किसके सापेक्ष पूछा, पानी के, तो जिसके सापेक्ष पूछे उसका एब्सोल्यूट, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख दो नीचे। बस एक लाइन याद रखनी है। तो कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है 3/2, पानी कितना होता है 4/3, तो कितना आ गया ये 9/8 आ गया। यानी कांच का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो पानी के सापेक्ष 9/8 है। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। 1 से बड़ी आने की मतलब यह है कि जो कांच है वो पानी की अपेक्षा सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है। तो कांच पानी की अपेक्षा सघन माध्यम तो है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट ज्यादा है 1.5, इसका एब्सोल्यूट कम है 1.33। लेकिन पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कांच का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताओ, एब्सोल्यूट नहीं, पानी के रेस्पेक्ट में। तो पानी के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास,
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताओ। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताओ। जल का अपवर्तनांक बताओ। अगर देखो, यहां बड़े ध्यान समझना बेटा बात को। आपसे उसने किसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा है? आप कहेंगे सर जी उसने हमारे से रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा है वाटर का, तो जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा उसका लिख लो ऊपर, और किसके सापेक्ष पूछा ग्लास के, तो ग्लास का निकलो इस बार नीचे। तो वाटर का कितना होता है 4/3, कांच का होता है 3/2, तो कितना आ गया 8/9 आ गया। यानी सिंपली आप यहां से भी पलट सकते थे, यहां से भी। अरे बात समझ में? अच्छा दूसरी चीज, ये जो बच्चा आपने एक चीज लिखी है कि जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछेगा उसे लिखेंगे हम ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसे लिखेंगे नीचे। इसी बात को लिखने का एक तरीका और होता है, देखो बड़े ध्यान समझना, एक दो बातें हैं। हालांकि एसएससी वाले अगर केवल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन ना करना, एसएससी में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। केवल अगर आप एसएससी सीजीएल सीपीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहां न्यूमेरिकल आते हैं, वो आप प्रीवियस ईयर से देख लेना कि आपके पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं कि नहीं, उनके लिए है ये। अब देखो आपसे बच्चे यहाँ पर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा कांच का, तो जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा उसे लिखो पीछे, किसके रेस्पेक्ट में पूछा वाटर के, उसे लिखो आगे। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहा बच्चे कांच का, तो जी का मतलब हो गया ग्लास। दूसरा किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा बच्चे वाटर के, तो वाटर का हमने आगे लिख दिया। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि अगर पेपर में आपसे कह रहा है, देखो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बताइए। जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक। बेटा देखो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका बताना है डायमंड का, तो जिसका बताना है उसे लिखो पीछे, किसके रेस्पेक्ट में बताना है वाटर के, उसे लिखो आगे। और इसे हम कैसे लिखेंगे, आप कैसे लिख सकते हैं, हमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका बताना है डायमंड का, तो डायमंड का एब्सोल्यूट ऊपर आ गया, किसके रेस्पेक्ट में पानी के, तो पानी का नीचे लिख दो। यानी जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछेगा उसे ऊपर लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेंगे उसका लिखेंगे नीचे। तो जिसका अपवर्तनांक, जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका ऊपर लिखो, जिसके सापेक्ष निकालना है उसका नीचे लिख दो, बस हो गया काम। जैसे अब जो आपने ये मैंने इतनी कहानी क्यों सुनाई आपको, अब यहां आ जाओ। अभी जो हमने स्नेल का नियम पढ़ा, हमने स्नेल का नियम क्या पढ़ा कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है एक कांस्टेंट वैल्यू, और ये कांस्टेंट क्या था रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो मीडियम ज्यादा सघन होगा। और ये एन क्या है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का, किस मीडियम के रेस्पेक्ट पहले के। तो जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना बेटा उसे लिखो पीछे, दूसरे मीडियम का। किसके सापेक्ष निकालना है पहले के, तो उसे लिखो आगे। तो क्या मैं इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकता क्या N2 अपॉन N1, हम यही तो पढ़ रहे हैं जब से कि जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहिए, जिस मीडियम का अपवर्तनांक चाहिए, उसका एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर आएगा, और जिसके सापेक्ष जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसका एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपवर्तनांक नीचे आएगा। यानी मैं स्नेल्स लॉ को ऐसे लिख सकता हूं कि स्नेल्स लॉ ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। N2 क्या है दूसरा जो मीडियम है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, N1 क्या है पहले मीडियम का। दूसरे मीडियम का मतलब है जहां लाइट एंट्री करेगी ये दूसरा मीडियम है, और जहां से लाइट चलेगी वो पहला मीडियम है। तो जहां लाइट पहुंचेगी उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे, जहां से चलेगी उसका लिखेंगे नीचे। तो स्नेल के नियम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। तो स्नेल का नियम ऐसे भी लिखा जा सकता है। जनरली आपने स्नेल का नियम लिखा देखा होगा ऐसे कि साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में, दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक पहले के रेस्पेक्ट में। तो दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसका लिखेंगे ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना उसका लिखेंगे नीचे। और इसी चीज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं N1 साइन आई इजकल टू N2 साइन आर। अब देखो पेपर में बच्चे क्या होगा, पेपर में आपसे पूछेगा, पेपर में क्या आएगा उस पर आ जाते हैं, इस सारी बकवास को छोड़ते हैं। पेपर में आपसे कहेगा स्नेल का नियम बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया तो ऑप्शन आए तो ऐसे लिखा मिल जाएगा
साइन आई अपॉन साइन आर एक कॉन्स्टेंट होता है, ये लिखा मिल जाएगा। या स्नेल का नियम क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू 1n2 लिखा मिल जाएगा। या ये भी लिखा मिल सकता है, स्नेल का नियम क्या है, n1 साइन आर इजकल टू n1 साइन आई इजकल टू n2 साइन आर, ये भी लिखा मिल सकता है। स्नेल के नियम में ये भी लिखा मिल सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n2 अपॉन n1, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर एक कॉन्स्टेंट है और उस कॉन्स्टेंट का मतलब है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले के रेस्पेक्ट में। तो दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी ऊपर आएगा, पहले के रेस्पेक्ट में वो नीचे आएगा। तो इसलिए ये वाली फॉर्म भी लिखी मिल सकती है स्नेल के नियम में, ये वाली फॉर्म भी लिखी मिल सकती है, और केवल ये भी लिखा मिल सकता है और ये भी लिखा मिल सकता है। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है कि इसी बात को जब हम खोल कर लिखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देगी आपको। अरे आ रही बात समझ में, हाँ या ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। शर्त यह कि आपने पीछे की तीनों क्लास ले रखी हो। जो बच्चा ऐसे ही बीच में चला आया है वो कृपया करके कमेंट ना लिखे। जो रेगुलर क्लास ले रहा है, जिसने सारी क्लास ले रखी है और आज भी शुरू से बैठा है, केवल उसका कमेंट वेलकम है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज पेपर में आपसे क्या पूछ सकता है कि कुछ मीडियम दो चार जैसे डायमंड, पानी और इनका आपसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ सकता है आपसे, जैसे ग्रुप डी वगैरह में पूछ लेता है, ठीक है। अरे भैया आशुतोष कम सुनता है क्या, एसएससी न्यूमेरिकल सर करना है, 20 बार कह दिया भैया नहीं करना, क्यों एक ही बार को बार बार बुलवाते हो तुम लोग, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, एक हमें पता चला, अब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से हमें और क्या क्या बातें करने को मिलेंगी उसे समझना। देखो, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से केवल अभी आपको एक बहुत ही छोटी सी बात पता चली कि जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो मीडियम सघन है, वो मीडियम डेंसर है, यानी कि उस मीडियम में लाइट स्लो चलेगी, धीरे चलेगी, ये तो पता चला। जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है वो मीडियम रेयर कहलाएगा, विरल कहलाएगा, उस मीडियम में लाइट तेज चलेगी, ठीक। अब सीडीएस के पेपर में बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि यहां से, अब उसकी तरफ आ रहा हूं मैं, अगर आप स्पेशली सीडीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी वाले बच्चे भी, रेलवे वाले भी ध्यान दे लेना। हालांकि मैं पहले जीएस स्पेशल में केवल कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट कर रहा था, न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम स्किप कर देते थे, उसे हम कराते थे साइंस स्पेशल में, और फिर भी मैं थोड़े थोड़े से कुछ पार्ट मैंने अब जीएस स्पेशल में भी ऐड कर दिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे का भी पेपर देने वाले हैं ग्रुप डी का, तो वहां पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। पर यहां देखना, अभी जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा, इसका न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे। हमने पिछली क्लास में एक बात पढ़ी थी कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो वैक्यूम में बच्चे लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है ये। लेकिन पेपर में अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं, कोई आप ग्रुप डी का दे रहे हैं, रेलवे को छोड़कर कोई और दे रहे हैं, एमटीएस वगैरह का, सीएचएसएल का, तो आपको ये क्वेश्चन मिलता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या है। लेकिन थोड़े ठीक ठाक पेपर में आपसे लाइट की स्पीड वैक्यूम में नहीं पूछेगा, वो उसे पता है कि पूरे ब्रह्मांड को पता है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, और उसने 2 4 5 क्लास किसी ने पढ़ रखी है। वो पेपर में आपसे वैक्यूम के अलावा पूछता है कि लाइट की स्पीड बताओ वाटर में कितनी है, लाइट की स्पीड बताओ कांच में कितनी है, लाइट की स्पीड बताओ फलाने मीडियम में कितनी है। तो किसी भी मीडियम में आप लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं, बस आपको उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक पता होना चाहिए। आपको जिस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पता है ना, आप उस मीडियम में लाइट की स्पीड बता दो। वैक्यूम का तो सबको पता है, आप पानी, कांच, डायमंड जिससे मन करे उसमें निकाल लो। देखो अभी निकालेंगे, एक तरीका बताता हूं मैं आपको। वैक्यूम में लाइट की स्पीड पता है, इसे लिखते हैं स्मॉल सी से। स्मॉल सी का मतलब होता है लाइट की स्पीड वैक्यूम में। तो हम निकालेंगे लाइट की स्पीड किसी मीडियम में, जैसे हवा, पानी, कांच में, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बच्चे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम यानी कि हवा, कांच, पानी, डायमंड, उनकी बात कर रहा हूं। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को लिखते हैं वी से। ललित बेटा तू भी भागने वाला है क्लास में, तू भी ज्यादा नेता मत बन, पढ़ ले चुपचाप। बच्चे लाइट की स्पीड वैक्यूम में हम लिखते हैं सी से, वो फिक्स है। और लाइट की स्पीड किसी मीडियम में हम लिखते हैं वी से। तो किसी मीडियम में अगर आपको लाइट की स्पीड निकालनी, याद रखना, बस एक शब्द याद रखना है, काम हो जाएगा। जिस भी मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी हो, आपको करना क्या है बच्चे, लाइट की स्पीड वैक्यूम में जितनी है ना, उसे लिखते हैं सी से।
लाइट की स्पीड जो भी है वैक्यूम में, उसे आप डिवाइड कर दो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से। यानी जिस मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी है, उसी मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो सी को, आपको उस मीडियम में लाइट की स्पीड आ जाएगी। जैसे मेरा मन किया कि पानी के अंदर लाइट की स्पीड बताओ क्या है, पानी में बताओ, वैक्यूम में तो सबको पता है, तो पानी में आपको लाइट की स्पीड निकालनी है, तो पानी के ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, जल वाटर के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हम डिवाइड कर देंगे सी को। सी क्या है? 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड वैक्यूम में। 2-3 क्वेश्चन करते हैं इससे, नॉर्मली आप चाहो तो उनका आंसर भी याद कर सकते हो, पेपर में उन 2-3 में से ही पूछता है वो। एक क्वेश्चन जैसे हम यहां पे देखें, एक क्वेश्चन है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। हिंदी में लिखेंगे, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो। यानी उसने आपको जल का अपवर्तनांक दे दिया, उसका थैंक यू कहो। अगर वो चाहता कि नहीं दूं तो नहीं भी देगा। वो हो सकता है कि टीचर ये मान के चले कि आपको वाटर का पता होना चाहिए 4/3 होता है, तो आपको बताना है कि लाइट की स्पीड किसमें, वाटर में। अगर वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 हो तो बस हमारा काम हो गया। आपको बच्चे लाइट की स्पीड बतानी है, जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड बतानी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C/N। अब मुझे एक चीज बताओ, लाइट की स्पीड बतानी है वाटर में, तो लाइट की स्पीड अगर वाटर में बतानी है तो वाटर की रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे। तो सी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸। वाटर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, तो 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 3×3 = 9, तो 9/4 हो गया, गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। सोल्व करेंगे तो 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये आपके पास आ गई बच्चे लाइट की स्पीड वाटर में। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में आपको पता ही है, 3 × 10⁸। और एक आपको पता होना चाहिए, लाइट सबसे तेज वैक्यूम में चलती है, तो जितनी लाइट की स्पीड वैक्यूम में है तो उससे तो कम ही आंसर आना चाहिए। तो 3 की जगह 2.25 आया, यानी कि मामला बिल्कुल सही है। देखो, अगर कभी किसी ऑप्शन में आपको मिल जाए कि लाइट की स्पीड बताओ और आपका आंसर 3 × 10⁸ से बड़ा आ जाए, समझ जाना कि गलत है। क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में, ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है। लाइट सबसे तेज वैक्यूम निर्वात में चलती है, वैक्यूम से तेज लाइट कहीं नहीं चल सकती। तो वैक्यूम के हर मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम के अपेक्षा कम आएगी। तो आपको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है पानी का, पानी के अंदर आपको लाइट की स्पीड बतानी थी तो आपने बता दिया। अगला क्वेश्चन चाहूंगा कि आप करें। एक क्वेश्चन है, एक मिनट रुको, अब अगला नंबर ललित का आ रहा है। बस ललित को मैं इस क्वेश्चन के तुरंत बार ब्लॉक करने वाला हूं। यहां पे लिखना, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास if refractive index of glass is 3/2। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ऋतिक बड़ा सुंदर आंसर दे रहे हैं। सब बच्चे करो भाई ये क्वेश्चन। सीवी का सही है, जीतू का महागलत। भाई जीतू, लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸। तो 3 × 10⁸ से ऊपर तो आंसर आ ही नहीं सकता, लाइट सबसे तेज वैक्यूम में चलती है। तो 4.5 कैसे आ गया आपका। कमल, अविनाश, अनुज, रविराज, धीरज बहुत सुंदर आंसर हमें दे रहे हैं। सनी, दुर्गेश बहुत सुंदर। इन बच्चों से सीखो भाई कुछ।
सबका ठीक है। एक बच्चे गलत था, पूरी क्लास में अंकित, राज, गोपाल, जीतू, सबका ठीक है। एक विराट का गलत है। बच्चे आपको लाइट की स्पीड बतानी है ग्लास में, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है। देखो, किसी मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी हो तो होता है C/N। तो लाइट की स्पीड बच्चे कहाँ निकालनी है आपको? ग्लास में। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड निकालेंगे उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। तो ग्लास में आपको लाइट की स्पीड निकालनी है, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, तो 3 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया? 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो 2 × 10⁸ आ गया। ठीक है, तो जितने बच्चों ने 4.5 लिखा है इन सबको गलत है, 2 × 10⁸ वालों को सही है। आपसे बच्चे जिस मीडियम में लाइट की स्पीड पूछेगा, आप उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से C को डिवाइड कर देंगे। एक लाइन की बात है और कुछ नहीं। अगर आप एक लाइन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं बताने के बाद भी, तो समझो कि क्या पढ़ाई की हमने अब तक, मार्कशीट इकट्ठी की है बस केवल जीवन में। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम ये पढ़ रहे हैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका हमें फायदा क्या हुआ? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ने हमें बच्चे क्या बताया, जैसे कि जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, एक मिनट रुको यार, इसे ललित तो बड़ा परेशान कर रहा है भाई, हर कमेंट करना है इसे हर 2 मिनट में। चल बेटा आप करता रहो घर में बैठ के अपने, ठीक है। अब जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी उस मीडियम में लाइट धीरे चलेगी, एक तो ये पता चला। दूसरा, किसी मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड भी निकाल सकते हैं, केवल एक छोटे से फॉर्मूले से। 3 शब्दों का फॉर्मूला है, तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी वो भी निकल गई। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल वाले पेपर के लिए कि लाइट की स्पीड किसी मीडियम में निकालना। एसएससी टाइप के पेपर के लिए क्या हो गया? माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा, तो उस माध्यम में प्रकाश धीरे चलेगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है थोड़ा सा सिंपल पेपर के लिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बच्चे हम रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं अलग अलग मीडियम का, इस रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट, इसका मात्रक क्या होता है? अगर आपसे मैं पूछ लूं कि भाई ये बताओ मुझे कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट, इसका मात्रक क्या है? किलोमीटर है, किलोग्राम है, मीटर पर सेकंड है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, रेडियन है, क्या है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट? इसका मात्रक क्या है? विराट ने से कहा, लाइन से बच्चों को सही आ रहा है कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की सर कोई यूनिट ही नहीं है, तो यूनिट लेस है, ये तो मात्रकहीन है। आप एक चीज बताओ, आपने हमें इतने सारे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए, इतने सारे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि आपने किसी की यूनिट लिखी नहीं? आपने तो लिखा ही नहीं, आपने तो लिखा कि वैक्यूम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, आपने 1 के आगे तो लिखा नहीं किलोग्राम। अंकुर कह रहा है मीटर पर सेकंड, अरे अनुज भी लिख रहा है मीटर पर सेकंड। अरे अनुज भाई, ये कहीं पे मैंने जितने भी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हैं, इनके आगे कहीं मीटर पर सेकंड लिखा है क्या? मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है। पता क्यों नहीं है? देखो आपको सोचो, किसी मीडियम में अगर आपको लाइट की स्पीड निकालनी है तो क्या था फॉर्मूला? C/N। तो क्या आप यहां से अगर n निकालना चाहो तो n कितना हो जाएगा? C/V। यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आप फॉर्मूला देखें, ये भी सेम फॉर्मूला, ये भी हरियाणा में पूछा भी 1.5-2 महीने पहले। अब देखो बच्चे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर आप फॉर्मूला देखें तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? C/V। तो बेटा C क्या है यहाँ पे? C है यहाँ पर लाइट की स्पीड वैक्यूम में, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में नापेंगे मीटर पर सेकंड में, स्पीड तो मीटर पर सेकंड में नापते हैं। और V क्या है? लाइट की स्पीड मीडियम में, माध्यम में, तो लाइट की स्पीड किसी मीडियम में नापनी है, उसे भी किसमें नापेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट आएगी नहीं, ये तो एक कांस्टेंट है ना। और जरूर नहीं कि कांस्टेंट की यूनिट ना हो, इस कांस्टेंट की यूनिट नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट एक रेशियो है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में अपॉन लाइट की स्पीड मीडियम में। तो n क्या है? C/V। तो C भी क्या है? लाइट की स्पीड। V भी क्या है? लाइट की स्पीड। बस ये C है लाइट की स्पीड वैक्यूम में, और V है लाइट की स्पीड किसी माध्यम में। तो स्पीड अपॉन स्पीड, तो स्पीड का रेशियो है ये, ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड। अगर ऊपर नीचे एक ही जैसी चीजें होंगी तो कभी यूनिट नहीं बनेगी। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो लिखेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी।
अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर म्यू किसकी ऐसा यूनिट है? म्यू किसी की ऐसा यूनिट नहीं है। म्यू तो एक सिंबल होता है, जैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एन, कुछ किताबों में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल यूज करते हैं म्यू। तो म्यू तो एक सिंबल है, जैसे एन है, म्यू है, थीटा है। ठीक है। तो वही पता नहीं कहाँ कैसे पढ़ाई की भाई, तुम लोगों को ये नहीं पता कि पूछना क्या है, क्या पूछना चाह रहे हो। अरे म्यू कोई यूनिट थोड़े ना होती, सिंबल है ये। थीटा कोई यूनिट थोड़े ना है, किसी का मात्रक थोड़े ना। थीटा भी एक सिंबल है, एंगल के लिए यूज करते हैं। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल एन या म्यू का यूज करते हैं। तो टाइम के लिए स्मॉल टी यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी का यूज करते हैं। तो ये सब सिंबल है बेटा, सिंबल। ठीक है। डायमेंशन की बात करेंगे डायमेंशन वाले चैप्टर में। अच्छा, दूसरी चीज, एक हमने जो पढ़ा था बच्चे, लाइट की स्पीड, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया कि लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है, उससे एक लाइन और बतानी है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या मैंने आपकी क्लास में बात बताई थी कि लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है, ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है। इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं भाग सकती। अगर कोई आपसे कह दे कि निम्नलिखित में से किसकी स्पीड ज्यादा, लाइट की, साउंड की, एक कह रहा है जी ग्लास ग्लिसरीन में कौन डेंसर है, भैया दोनों का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है, तो दोनों में ना कोई डेंसर कहोगे ना रेयर कहोगे, दोनों का सेम ही तो है। अभी तो लिखा थोड़ी देर पहले। तो अगर आपसे कोई कहे कि किसका के अंदर, हाँ, किसकी स्पीड ज्यादा है, लाइट की, साउंड की, या राफेल विमान की, या मिसाइल की, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, उससे ज्यादा चाल किसी की नहीं हो सकती। लाइट सबसे तेज चलती है वैक्यूम में, और लाइट वैक्यूम में चलती है 3 × 10⁸ की स्पीड से। ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड ब्रह्मांड में किसी वस्तु की नहीं है। दूसरा, ये स्पीड सबसे पहली बार किसने मापी, ये बताया नहीं, बताया मैंने आपको कि ये सबसे पहले स्पीड किसने मापी? स्पीड ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय रोमर। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने मापी थी। ये दो बातें मैं लिखवा देता हूं एक बार आपको। देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, कोमा, nothing can move faster than light। हिंदी लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है। कोई भी वस्तु मैंने जानबूझ के इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि पेपर में आप गुमराह ना हो कि कभी तुम मिसाइल विसाइल का नाम सुनकर बहक जाओ, अरे यार ये कहीं ये तो नहीं है। कोई भी, इसलिए स्पेशली लिखवाया गया नथिंग, कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। दूसरी बात, एक लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय रोमर। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात की थी। स्पीड ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय रोमर। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात की थी। स्पीड ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय रोमर। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात की थी। ठीक है, चलो अब देखो आज की क्लास से अभी तक मैं एक मोटा मोटा रिवीजन करा देता हूं आपका कि अभी तक आपको याद क्या रखना आज की क्लास से। एक, सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक चीज होती है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। उसका फायदा क्या है, उससे हमें पता चलेगा कि अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है, तो जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो मीडियम ज्यादा सघन, ज्यादा डेंस होगा, उसके अंदर लाइट धीरे चलेगी। ये बात याद रखोगे। क्यों भाई, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, C/V। तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 3 × 10⁸, ये तो फिक्स है। तो यानी जिस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो V लिखा है नीचे, उस मीडियम के अंदर लाइट धीरे चलेगी ना, क्योंकि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा, उस माध्यम में लाइट धीरे चलेगी, ये याद रखना है।
रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, एक मात्रकहीन राशि है, ये याद रखना है। तीसरा, स्नेल का नियम क्या है बच्चे कि साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। N2 क्या है? दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जहां लाइट एंट्री करेगी, और N1 है पहले मीडियम का जहां से लाइट चलेगी। ठीक है, तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी थी अभी तक के लिए। दूसरा, इस वाले फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, N इजकल टू सी बाई वी से ही अगर किसी मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी है तो इसी वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं लाइट की स्पीड। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड चाहिए उसी मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। या छोटा मोटा एक बात और याद रखनी है, 2-4 रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी याद कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे से पेपर में पूछता है कि हवा का कितना है, फलाने कितना है, ढिकाने कितना है। तो 2-4 जो लिखे थे वो इंपोर्टेंट, वो याद कर लेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की तरफ। एक मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि अगर आपसे बच्चे को ये पूछ ले कि जैसे हमें पता है कि विजिबल लाइट जो है ये 7 रंगों से मिलकर बनी है, सन की जो लाइट है ये 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले कि विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। विजिबल लाइट जो है 7 रंगों से मिलकर बनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इन सब में से, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन सब में से सबसे तेज कौन सा कलर मूव करता है वैक्यूम में, निर्वात में? आप बोलेंगे सर विजिबल लाइट जो है ना वैक्यूम में चलती है 3 × 10⁸ की स्पीड से। विजिबल लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है, ये सारे के सारे कलर सेम स्पीड से मूव करते हैं वैक्यूम में, निर्वात में। इन सारे कलर की स्पीड सेम रहती है, सारे के सारे एक ही स्पीड से भागते हैं, तो इसलिए इन सातों का प्रभाव हमें व्हाइट दिखता है। वैक्यूम में हर कलर की स्पीड सेम है, लेकिन पेपर में वैक्यूम का नहीं पूछता। उसे पता है कि वैक्यूम में तो बच्चे तुक्का भी मारेंगे, ठीक लग गया चलो भाई किसी ने बोल दिया सेम। लेकिन वैक्यूम के अलावा देखो बच्चे रेड देखने लग गए, अरे वैक्यूम में सारे कलर सेम स्पीड से भागते हैं, रट्टा मत मारा करो पिछली क्लास का। ऋतिक, प्रियंका, अर्जुन, ये सारे रट्टू तोते हैं ये। अमन का ठीक है। तो वैक्यूम में सबकी स्पीड होती है सेम। लेकिन वैक्यूम के अलावा अगर पेपर में कोई मीडियम आ जाए कि किसी मीडियम में, जैसे कि कांच में या पानी में या डायमंड में, किसी मीडियम में कौन सा रंग सबसे तेज चलता है, तो अगर माध्यम आ गया कि कांच में, डायमंड में, पानी में, तो किसी मीडियम में सबसे ज्यादा स्पीड होती है रेड कलर की और सबसे कम होती है वायलेट बैंगनी की। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे तेज जो कलर चलेगा वो लाल चलेगा माध्यम में, और बैंगनी चलेगा धीरे। लेकिन वैक्यूम आया तो सबके सब चलेंगे सेम स्पीड से। तो इस लाइन को लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे इन वैक्यूम all colors travel with same speed but in a given medium red color is fastest while violet color is slowest। हिंदी में लिखेंगे निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं। निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं। निर्वात में सभी रंग समान चाल से चलते हैं, किंतु किसी देव माध्यम में लाल रंग सबसे तेज जबकि बैंगनी सबसे धीरे चलता है। लाल तेज और बैंगनी धीरे। तो लाल रंग तेज चलेगा, बैंगनी धीरे किसी मीडियम में। वैक्यूम की बात करेंगे तो सारे कलर सेम स्पीड से, तो वैक्यूम में सभी कलर सेम स्पीड चलते हैं, लेकिन गिवन मीडियम में लाल तेज और बैंगनी धीरे। ये कोची फॉर्मूला है, कोची साहब ने फॉर्मूला दिया कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है ना वो ऐसा मान लो कि अभी मैं अगर उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं कि जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान लो आप। हालांकि लंबा चौड़ा फॉर्मूला है ये, n इजकल टू 1 बाई लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा क्यूब, ऐसे करके अभी हम इतने से काम चला लेते हैं। कोची साहब ने हमारे से कहा कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वेवलेंथ के तरंग धैर्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जिस रंग की वेवलेंथ ज्यादा होगी
जिस रंग की, आशुतोष होशियार मत बन, पढ़ ले चुपचाप यहाँ, जिस रंग की वेवलेंथ ज्यादा होगी उस रंग के लिए किसी मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा। ध्यान सुनना, जैसे मान लो कि कांच है बच्चे, बेटे कांच है, ग्लास कांच, ध्यान सुनना, बहुत गंभीर बात बताने वाला हूं। ये कांच है, इस कांच के अंदर लाल रंग भी जा रहा है और इसी कांच के अंदर बैंगनी भी जा रहा है, रेड भी जा रहा है, वायलेट भी जा रहा है। यही कांच, यही सेम ग्लास है, इसी के अंदर लाल रंग छोड़ा, लेजर लाइट्स और बैंगनी छोड़ा, यही कांच लाल रंग के लिए एक रेरर, विरल माध्यम की तरह काम करेगा। जिस रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है उस रंग के लिए किसी माध्यम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है। जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मीडियम कौन सा, हवा है कि पानी है कि कांच है कि डायमंड है, उस मीडियम में कौन सा कलर ट्रेवल कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसी कांच में लाल रंग गया, लाल की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ज्यादा है तो लाल रंग के लिए वो बन गया रेरर, विरल माध्यम, तो विरल माध्यम बन गया तो लाल रंग तेजी से निकल गया। लेकिन बैंगनी रंग, वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वायलेट की वेवलेंथ कम होती है तो वायलेट के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब कि वही कांच बैंगनी जब चलेगा तो सघन बन जाएगा। यानी कोई भी मीडियम जब अपने उसके अंदर से कलर गुजरते हैं ना, तो हर कलर के लिए एक जैसा बिहेव नहीं करता, भेदभाव। लाल चल रहा होगा, अरे बेटा लाल आयो, लाल बेटा शाबाश, निकल जाओ बेटा, चलो। जैसे मान लो कि करण जौहर है, करण जौहर के पास आया किसी एक स्टार का बेटा, शाहरुख खान का बेटा पहुंच गया, हाँ जी वो पापा का एक मैसेज आया होगा मूवी लॉन्च करने, अरे बेटा आर्यन खान आए हैं, चाय नाश्ते की व्यवस्था करो, बेटा 5-7 स्क्रिप्ट देख लो कौन सी बढ़िया लग रही है। एक गया तुम्हारे मेरे जैसा, पता चला भाई साहब 6 महीने हो गए हम उसके पास तक ही नहीं पहुंच पाए, पहुंच गया बड़ा, वो बोलेगा आज तो दिख गया, अगली बार दिख मत जाना यार, तुझे करूंगा लॉन्च में, चलो निकलो। यानी कि वही करण जौहर, उसके सामने एक स्टार का बेटा आ रहा है तो उसे अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है। वो एक नॉर्मल बंदा आ रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा, उसे उस हल्के में ले रहा है। हालांकि अब उसने अपने सक्सेस से वो इतना ऊपर पहुंच गया है कि अब हो सकता है कि उसे अप्रोच कर ले। इनिशियली उसके लिए क्या होगा कि एक स्टार का बच्चा आ रहा है, एक नया आ रहा है, तो उसके लिए स्टार वाले को अलग तरीके से ट्रीट करेगा। तो ऐसे यहां पर भी है कि किसी मीडियम में जब कलर चलता है तो वो मीडियम लाल रंग के लिए विरल माध्यम की तरह कार्य करता है, विरल माध्यम की तरह, तो उसमें लाल रंग तेज भागेगा। जब बैंगनी चलता है, बैंगनी की वेवलेंथ कम है तो बैंगनी के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है, और बैंगनी के लिए बेटा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी कि बैंगनी के लिए वो सघन बन जाएगा, सख्त बन जाएगा, उसे इजिली पास नहीं होने देगा, इसलिए बैंगनी रंग की वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, चलो। ऐसे अगर लाइट की स्पीड कैसे, लाइट की स्पीड आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ से आपने कोई लाइट छोड़ी, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट टकरा के वापस आई, आप चेक कर लो कितने समय के बाद ये लाइट वापस आई है, और डिस्टेंस क्या थी वो आपको पता है, तो डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, चाल होती है दूरी होती है चाल गुणा समय, तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अच्छा, ये हमारे पास हो गया काम की बात, एक इसे ध्यान रखना है। एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, एक आप ये बताएंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है, अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन ओनली मीडियम, केवल माध्यम पर, अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है केवल माध्यम पर। सेकंड है ओनली कलर ऑफ लाइट, प्रकाश के रंग पर। सी है ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों। डी है टेम्परेचर ऑफ मीडियम, माध्यम के तापमान पर। ई है ए बी एंड डी। तो आपको बताना कि अपवर्तनांक का मान किस बात पर निर्भर करता है। आपके पास कुछ ऑप्शन है, सुमन सारे ऑप्शन देख लिया करो बेटा पहले, ज्यादा जल्दबाजी गलत है। अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करता है, केवल माध्यम पर या किस किस पे?
देखो अच्छा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इस पर डिपेंड करता है। आपको कहेंगे सर पहले वाला तो बिल्कुल ठीक है ही, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मीडियम पे तो डिपेंड करती है भाई। मीडियम अगर वाटर है तो वाटर के लिए है 1.33 या 4/3, कांच के लिए 1.5, डायमंड के लिए 2.42, मीडियम पे डिपेंड करती है। और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कलर पे भी डिपेंड करती है। अभी आपने बताया कि रेड कलर के लिए किसी मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा, बताया ना अभी, और बैंगनी के लिए ज्यादा होगा। बच्चे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, यानी आप इस बात पर ध्यान देना, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मीडियम कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगी, कौन सा कलर गुजर रहा है मीडियम से उस पर डिपेंड करेगी, मीडियम का तापमान कैसा है। देखो एयर लिया मैंने, हवा, एयर, अब वो एयर भी ठंडी है या गर्म, उससे माहौल बदल जाएगा। अगर गर्म हवाएं हैं तो गर्म हवाएं विरल माध्यम की तरह कार्य करती हैं, उनमें लाइट ज्यादा तेज चलेगी। टेम्परेचर के बढ़ने पर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घट जाती है। देखो एक हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग मीडियम के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग, तो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग। एक हमने पढ़ा कि वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो उस मीडियम के लिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा। अगर लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा है तो लाल रंग के लिए मीडियम विरल बन जाएगा। ऐसे टेम्परेचर के बढ़ने पर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स घट जाता है। गर्म हवाएं रेरर विरल माध्यम की तरह कार्य करेंगी और ठंडी हवाएं डेंस की तरह काम करेंगी। तो टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है, तापमान के बढ़ने पर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटती है। यानी है तो एयर ही, पर वो एयर ठंडी है कि गर्म वो भी है। समझ रहे बेटा जी तू? तो इस तरह की हमने कुछ बातें पढ़ी। अगली क्लास में हम एक दो चीज और करेंगे कि मान लो एक पानी की बाल्टी है 20 मीटर गहरी, अगर वो पानी से भरी है तो कितने मीटर गहरी दिखेगी। उसके बाद हम आएंगे प्योर एसएससी टाइप के क्वेश्चन पर, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल, कि जो रिफ्रैक्शन की घटना है, लाइट का मीडियम बदलना है, इस वजह से कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, बाल्टी का कम गहरा दिखना, उस तरह की कुछ घटनाएं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और फिर हम आएंगे सीधे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आज की क्लास को बहुत आराम आराम से तसल्ली से बताने की, क्लास को अच्छे से समझकर लिख लेना, ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, सुनो भाई, गलत है तुम्हारा बताया तो, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि लाइट का कलर कैसा है उस पर भी तो डिपेंड कर रहा है। लाल रंग तेज क्यों चलता है किसी मीडियम में, क्योंकि लाल रंग के वेवलेंथ ज्यादा है, तो लाल रंग के लिए मीडियम रेयर की तरह काम करता है। कलर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन। आई होप कि आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाय। हाँ, जब भी मैं डेंसर बोल रहा हूँ तो ऑप्टिकल डेंसर है वो, कंप्लीट नाम पिछली क्लास में मैंने बता भी दिया था कि जब भी हम डेंसर बोल रहे हैं तो ऑप्टिकल डेंसर है। अगर मैं सघन माध्यम बोल रहा हूँ तो प्रकाशिक सघन की बात हो रही है। ठीक है, आशुतोष, थैंक यू, बाय।